हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एच आर आनंद पे। और आज जिस टॉपिक के साथ हम लोग डील करने वाले हैं वो है क्लास 9 का एक बहुत ही आसान सा टॉपिक, गुरुत्वाकर्षण। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा घबरा जाते हैं इन चीज़ों को समझने में, थोड़ा मैथमेटिक्स इसमें आ जाता है, थोड़े गणित की बातें हो जाती है। बट आपको घबराना नहीं है, जब तक आपके भैया यहाँ पे हैं, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग गुरुत्वाकर्षण को समझने जा रहे हैं, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एन बुक आपको दिखाना चाहूँगा, जो आपका एन बुक है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए इस चीज़ को कि आपका जो एक सेकंड, हाँ, अब आपको एनसीईआरटी दिख रही होगी। अब आप एनसीईआरटी को देख के यहाँ पे समझो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे देखूँ एनसीईआरटी बुक में, तो सबसे पहले तो गुरुत्वाकर्षण भाई आपका टाइटल है, जिसको इंग्लिश में हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना बल के बारे में पता होना चाहिए। बल क्या है, मैंने आपको बल बता रखा है पहले भी। बल क्या होता है, जब आप किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते हो या उसे धकेलते हो, उसी चीज़ को हम लोग बल कहते हैं। ठीक है। बल को दो प्रकार से आप लगा सकते हो, या तो किसी चीज़ को खींचते हो आप तब आप बल लगाते हो, या किसी चीज़ को आप धकेलते हो तब आप उसमें बल लगाते हो। ध्यान यहाँ पे ये दीजिए कि आपको थोड़ा सा कहानी मैं सुनाता हूँ, जो आप लोगों ने बचपन से सुन भी रखा होगा एक्चुअली, गुरुत्वाकर्षण की बात करते समय। गुरुत्वाकर्षण की जब हम लोग जब भी बात करते हैं ना, तो हम लोग याद करते हैं हमारे महान साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन को। देखिए, ये वही साइंटिस्ट हैं, मिस्टर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ढूंढा था गुरुत्वाकर्षण को। ऐसा नहीं है कि आइजैक न्यूटन से पहले ग्रेविटेशन को ढूंढा नहीं गया था। हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्रेविटेशन को उससे पहले ही ढूंढ रखा था। तो गुरुत्वाकर्षण की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नाम हमने लिया आइजैक न्यूटन का, सर। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक दिन हमारे न्यूटन सर बैठे हुए थे पेड़ के नीचे और अचानक से सेब उन पे गिरा, तो उन्होंने ये देखा कि आखिर ऐसा क्या है हमारे पृथ्वी के अंदर कि कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो वो पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ती है। मतलब पृथ्वी में ऐसा क्या है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ये उनको समझ में नहीं आया उस दिन, और उसी दिन से उनके दिमाग में ये आइडिया चलती रही और उन्होंने फाइनली गुरुत्वाकर्षण का खोज किया। तो ये कहानी है जो बच्चों को हम लोग सुनाते हैं, मैंने भी आपको सुना दी गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण में अगर मैं आपको आगे थोड़ा लेके चलता हूँ, तो सबसे पहले आपको जो समझना है, पढ़ना है, वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने, तो आप समझिए इस चीज़ को कि ये वह बल है जो किसी भी वस्तु को धरती के केंद्र की तरफ खींचता है। वह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के बल कहलाता है। आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ आपका एनसीईआरटी बुक दिखाता हूँ। अगर आप एनसीईआरटी बुक अपना देखोगे तो आप क्या पाओगे कि यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी को चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुँचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा। सेब के गिरने की प्रक्रिया के न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित कर दिया कि आखिर पृथ्वी में ऐसा क्या है जो चीज़ों को आकर्षित करती है, और क्या अगर पृथ्वी में ऐसा कुछ है जो चीज़ों को आकर्षित करती है तो वो चंद्रमा को अपनी ओर क्यों नहीं खींचती। न्यूटन ने सोचा कि आखिर चंद्रमा को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं करती, अगर वो सब चीज़ों को आकर्षित करती है तो। यहाँ से उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वापस से बोर्ड पे आते हैं, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे न्यूटन के इस चीज़ को लेकर परेशान थे। यहाँ पे आप थोड़ा समझिएगा कि न्यूटन का जो ग्रेविटेशन है, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण है, उसमें उन्होंने एक सेब को नोटिस किया कि सर एक सेब है, वो नीचे की ओर गिरा। मतलब पृथ्वी के पास ऐसा कुछ, अगर ये मान लेते हैं हम पृथ्वी है अपना, तो पृथ्वी के पास सर ऐसा कुछ तो था जिसने उस सेब को अपनी ओर खींचा, राइट। और उसी को उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नाम दिया। तो आखिर अगर ये मैं यहाँ पे एक पृथ्वी बनाता हूँ, ओके, मान लेते हैं ये हमारा प्यारा सा अपना गोल मटोल सा पृथ्वी है। तो पृथ्वी के चारों तरफ तो सिर्फ चंद्रमा है, हमारा एक चंद्रमा है छोटा सा प्यारा सा। तो अगर पृथ्वी इस सेब को अपनी ओर खींच सकती है, अपने सतह की ओर खींच सकती है, अपने केंद्र की ओर खींच सकती है, तो उस चंद्रमा को अपनी ओर क्यों नहीं खींचती। न्यूटन के दिमाग में यह सवाल आया कि आखिर उस चंद्रमा में ऐसा क्या है कि उस चंद्रमा को अपनी ओर पृथ्वी नहीं खींचती। तो यहाँ से उन्होंने ये चीज़ का निष्कर्ष निकाला कि चंद्रमा को पृथ्वी अपनी ओर बिल्कुल खींचती है, बहुत ताकत से खींचती है, किंतु उसकी दूरी इतनी अधिक है पृथ्वी से चंद्रमा की कि इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है पृथ्वी में कि उस चंद्रमा को अपने अंदर खींच कर संभाले। यहीं से न्यूटन जब आगे की रिसर्च करते चले गए, तो उन्होंने एक चीज़ को ढूंढा और वो था पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। और उसके जस्ट बाद हम लोग पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ेंगे जो न्यूटन ने दिया, इसी चीज़ के आधार पर दिया। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ इसका उदाहरण कि चलिए अगर हम कोई भी पत्थर बिना धक्का दिए फेंकते हैं एक ऊंचाई से, क्या करते हैं ना, हम लोग छत पे चले जाते हैं, छत पर से एक पत्थर को नीचे की ओर फेंकते हैं सर।
तो वहाँ पे होगा क्या कि वह पत्थर पृथ्वी की ओर त्वरित होता है। त्वरित होने का आपको मैंने त्वरण सिखा रखा है। त्वरण क्या होता है? जब भी किसी वस्तु का वेग वेग मतलब वो जितने तेज़ी से उसका रफ्तार अचानक से जब बढ़ता है तो उसको बोलते हैं त्वरण करना। अगर आपको त्वरण के बारे में नहीं पता कोई बात नहीं, बच्चों को उतना आइडिया होना चाहिए। आपने उसको पढ़ रखा है, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। खासकर क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते थे, मैंने आप सबको वो सारी चीज़ें पढ़ा रखी है त्वरण के बारे में, राइट। तो त्वरित होता है, मैंने जब भी किसी पत्थर को छत पर से छोड़ दिया तो वो त्वरण करते करते नीचे की ओर धरती की तरफ आएगा। तो हमें समझ में आता है कि उस पर कोई तो बल है जो लग रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का जो पहला नियम है वो यह बोलता है कि कोई भी वस्तु अपने स्थान से तब तक नहीं हिलेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो अगर मैंने किसी वस्तु को छत पर से फेंका, मान लीजिए ये मेरा छत है और ये ज़मीन है, और मैंने यहाँ से एक बॉल को लाया और इस बॉल को नीचे की ओर फेंका, तो मैंने इस बॉल पे कोई वेग नहीं लगाया, कोई बल नहीं लगाया, बस मैंने इस बॉल को छोड़ दिया वहाँ ले जाकर। किंतु यह बॉल जब नीचे की ओर गिरा तो ऐसा कौन सा बल है जो इसको नीचे की ओर खींच रहा है? मतलब कोई ना कोई बल तो है, हम लोगों ने पढ़ रखा है इन चीज़ों को। तो इसका मतलब है कि पत्थर भी धरती को आकर्षित करता है, और हमारा धरती भी पत्थर को आकर्षित करता है, क्योंकि धरती का हमारे पृथ्वी का भार इतना अधिक है कि वो पत्थर उसको खींच नहीं सकता अपनी ओर, इसलिए पृथ्वी पत्थर को अपनी ओर खींच लेती है। इसी कुछ बातों के आधार पर न्यूटन अपना गुरुत्वाकर्षण का नियम देंगे, और जब मैं नियम आपको बताऊंगा तो आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे उन्होंने इन चीज़ों को डाइवर्सिफाई किया। ओके, तो समझिए इस चीज़ को, और साथ के साथ यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी भी है भैया जो आकर्षित होती हैं। जैसे अब आपका कोई फ्रेंड है, आप हैं, आप घूमने जा रहे हो तो आप एक दूसरे से आकर्षित होते हो। आपकी कोई फ्रेंड है, आप उससे आकर्षित होते हो। तो इस दुनिया में सब सारी चीज़ें एक दूसरे को आकर्षित करती है, क्योंकि ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते मैं मजाक पे चला गया, चलिए आगे आते हैं। तो अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। किस चीज़ का? तो भैया सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब, बोलने का मतलब क्या, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको फिर से एनसीईआरटी बुक पे लेके चलता हूँ। जो आपका बुक बोलता है उस चीज़ को थोड़ा समझिएगा कि आपका बुक यहाँ पे डील करता है अभी केंद्र बल के बारे में। अभी केंद्र बल क्या होता है भैया, इस चीज़ को समझते हैं क्योंकि ये समझना आवश्यक है। उससे पहले समझिए वृत्त पर स्पर्श रेखा। जब भी आप किसी वृत्त पर, हम लोग ऐसा मानते हैं हमारा पृथ्वी एक गोलाकार का है, हमारी पृथ्वी पे कोई भी स्पर्श रेखा जब हम लोग बनाते हैं, स्पर्श रेखा बोलने का मतलब एक ऐसी रेखा जो किसी भी वृत्त को केवल एक पॉइंट पे टच करती हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल बी पॉइंट पे ही हमारा रेखा जो है वो उस वृत्त को टच कर रहा है, मतलब वो एक स्पर्श रेखा हुआ। अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया क्या कि हम एक पत्थर को बांध कर उसको चारों तरफ घुमा रहे हैं। यहाँ से हम लोग अभी केंद्रीय बल को समझेंगे कि अभी केंद्रीय बल क्या होता है। ओके, अभी केंद्रीय बल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो वापस से बोर्ड पे आते हैं हम लोग। अभी केंद्रीय बल के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है अभी केंद्रीय बल में, कि भैया एक ऐसा बल जो केंद्र की ओर लगता है उसे अभी केंद्रीय बल कहते हैं। क्या ये बोलना सही होगा या नहीं सही होगा? चलिए इस चीज़ को देखते हैं और समझते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ अभी केंद्रीय बल के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने एक धागे से एक पत्थर को बांध रखा है, और इस पत्थर को मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ। तो ये पत्थर कुछ ऐसे ट्रैजेक्टरी में घूमेगा, राइट। ये गोल गोल घूमेगा, बिल्कुल भैया ये गोल गोल घूमेगा। तो आखिर जब मैं पत्थर पे फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब बल लगा रहा हूँ, तो पत्थर गोल गोल घूम रहा है। बट यहाँ पे दो तरह के बल लग रहे हैं। ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे दो तरह के बल लग रहे हैं। पहला तो वो बल भैया जो इस पत्थर को इस दिशा में गोल गोल घुमाने में सहायता कर रहा है, ठीक है। पहला तो वो बल, और दूसरा बल वो भैया जो इस चीज़ को पकड़ के रखे हुए है। क्या आप समझ पा रहे हो ना कि दूसरा बल वो है जो इस पत्थर को अपनी ओर पकड़ के रखे हुए हैं, मतलब वो बल जो इसको अपनी ओर खींच के रखता है। और यह वो बल जो इस पत्थर को अपनी ओर खींचे हुए, जिस धागे से हम इस पत्थर को बांधे हुए हैं, उस धागे में जो बल लग रहा है उसी को बोलते हैं अभी केंद्रीय बल, राइट। अभी केंद्रीय बल उसी को बोलते हैं। अभी केंद्रीय बल को ही इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा बल जो किसी भी चीज़ के केंद्र पर लगती हो। बिल्कुल ऐसा सिचुएशन आपके पृथ्वी और चंद्रमा में होता है। अगर ये पृथ्वी है हमारा, समझिएगा ध्यान से आप सभी बच्चे, तो और यहाँ पे अगर चंद्रमा है, तो इस चंद्रमा पे हमारा पृथ्वी जो बल लगा रहा है,
वो एक ऑर्बिटल फोर्स होता है, क्योंकि सर चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। बिल्कुल घूमता है भैया, इस चीज़ को आप जानते हो ना। अब यहाँ पे ध्यान ये दो कि चंद्रमा जब यहाँ पे घूम रहा है तो उस पर दो बल लग रहे हैं। एक तो बल जो अभी केंद्रीय बल लगा रहा है हमारा पृथ्वी चंद्रमा को पकड़ने के लिए, और आप सभी जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि वो अभी केंद्रीय बल किसके बराबर होगा, हमारे गुरुत्वाकर्षण के बल के बराबर होगा। क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में एक ही बल है जो दोनों को पकड़ कर रखती है, वो है गुरुत्वाकर्षण का बल। मतलब यहाँ पे जो अभी केंद्रीय बल लग रहा है, क्या वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही समझे कि पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को खींच के रखे हुए है वो अभी केंद्रीय बल और कोई नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण का बल है। और दूसरा बल तो चंद्रमा पे वो लग रहा है जिसके कारण चंद्रमा यहाँ पे चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। आशा करता हूँ आपको अभी केंद्रीय बल समझ में आया होगा। चलिए अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एनसीईआरटी दिखाता हूँ आपका। एनसीईआरटी को ध्यान से देखने पे आप क्या पाइएगा कि यहाँ पे हमारे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम इन्होंने लिख रखा है। बोलता है विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जी। कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ है वो दूसरे एक पिंड को, पिंड मतलब कोई भी वस्तु की बात हो रही, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। आपको समझ में नहीं आया, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो देखो मैथमेटिक्स है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, गणित है तो समझ में नहीं आता है। इसको मैं आपके लिए क्लियर करता हूँ और आज का हमारा टॉपिक यहीं तक होगा भी। अगर एक से इससे ज़्यादा मैंने आपको दिन में पढ़ा दिया ना तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलो, तो अब मैं आपको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो एक काम करते हैं कि हम लोग अपने बोर्ड पे आ जाते हैं। चलिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फोटो यहाँ पे ले आता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या बोलता है कि किसी भी दो पिंड मतलब बोलने का कोई भी दो वस्तु, जैसे में हमारे पृथ्वी या चंद्रमा हो गए, या हमारा पृथ्वी और वो सेब हो गया जो न्यूटन के माथे पे गिरा था, तो वो कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब ये वाला पिंड, ए वाला पिंड बी की तरफ खींचा चला जाएगा, बी वाला पिंड ए की तरफ खींचा चला जाएगा, ये एक दूसरे को खींचेंगे। और इस खींचने में जो दोनों एक दूसरे पे बल लगाएंगे, उस बल का फॉर्मूला होता है आपका ये F बराबर जी एम एम टू बाई डी स्क्वायर। फॉर्मूला अभी समझ में नहीं आएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बोलता है इस चीज़ को समझना। बोलता है सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया जिसे उन्होंने 1687 में प्रतिपादित किया था। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये वही लाइन मैंने लिख रखा है जो आपके बुक में लिख रखा है। अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ गुरुत्वाकर्षण के नियम को। समझो, अगर यहाँ पे दो पिंड हैं, दोनों पिंडों के बीच में कुछ दूरी है जिसे हम लोग डी मान रहे हैं। दूरी को हमने क्या माना है भैया? एक सेकेंड, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। दूरी को हम लोग मान रहे हैं डी। दूरी बराबर हमने लिख दिया डी। ओके। और हमारा जो पहला पिंड है, ए जो पिंड है, इसका भार को मैं मान रहा हूँ m1। पहले पिंड के भार को मैं क्या मान रहा हूँ? m1। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए का भार, मैं लिख रहा हूँ ए का भार बराबर m1। उसी प्रकार मैं बी के भार को मान रहा हूँ m2। और दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या मान रखा है? डी। तो न्यूटन का यह बोलना है कि अब ये दोनों पिंड जो आपस में एक दूसरे को बल लगाएंगे, जो एक दूसरे को जिस बल से खींचेंगे, वो बल जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वो गुणनफल होगा पहले और दूसरे के भार के बराबर, और व्युत्क्रमानुपाती होगा दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी साइन। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो हमारा फार्मूला निकल के आता है F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, या डी स्क्वायर। ये क्या हो गया भैया? ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ओके, ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा फॉर्मूला।
इस फार्मूला को थोड़ा सा और अच्छे से आप समझिएगा। ओके, एक सेकेंड। कि यहाँ अब ये समझने वाली बात है कि अगर मैं थोड़ा उदाहरण लेता हूँ एक, क्योंकि उदाहरण से ही चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए मान लेते हैं ये अपना पहला बॉल है नंबर ए, ये अपना दूसरा बॉल है नंबर बी। ये दोनों की बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं 2 मीटर है। कितनी है दूरी? 2 मीटर। पहले का भार मैंने मान लिया 10 kg, दूसरे का भार मैंने मान लिया 5 kg। और आपसे मैंने पूछा कि बताइए दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण का बल कितना लग रहा हो। तो आप फार्मूला लगाइएगा, F बराबर G m1 m2/d²। ठीक है, तो यहाँ पे m1 क्या है? m1 है यहाँ पे 10 kg, m2 यानी दूसरे का भार कितना है? 5 kg। दोनों के बीच की दूरी यानी d कितनी है? 2 मीटर। अब आप पूछोगे भाई ये बड़ा वाला g क्या है? ये बड़ा वाला g ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो हम लोग को पता होना चाहिए। ये फिक्स होता है, कैपिटल जी का जो मान होता है वो फिक्स होता है। अभी तो आप इतना ही जानिए, ज़्यादा जानने की कोशिश मत कीजिए। जी का जो मान होता है वो फिक्स होता है और वो बराबर होता है एक वैल्यू के, जिस वैल्यू का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आधा बच्चे यहीं डर गए, भैया इतना मुश्किल गणित। अजी सुनते हो? इतना मुश्किल गणित है, क्या होगा हमारा? कुछ नहीं होगा, बहुत आसान गणित है। ध्यान ये रखना है कि आपको बस कैलकुलेशन ध्यान से करना है। और बच्चे आप लोग तेज़ हैं, आप लोग खुद कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो, तो अब इसको हम एक कैलकुलेटर के आप दिखाते हैं कि फार्मूला में कैसे बैठाओगे। तो जी का मान सबसे पहले लिखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 पुट कर दिया। पहले का भार है 10 kg, 10 kg लिख दिया मैंने। दूसरे का भार है 5 kg, 5 kg। और दोनों को भागा देंगे डी के स्क्वायर से। डी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर से। इसका मान क्या आएगा? तो भैया यहाँ पे ध्यान दीजिए, 6.67 इंटू 10 × 5 50 गुने 10⁻⁻11/2 का स्क्वायर 4। कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। 2 दूनी 4, 2 से जाएगा ये 25 बार में। अभी भी कटेगा? कटेगा। आप इस 2 से इस 6.67 को काटो, 3.33 के अप्रॉक्स आएगा। और इसको आगे कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो ये आ जाएगा अपना 25 इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁻11। और आप इसमें आगे कैलकुलेशन कर सकते हो, इसको गुना करके आंसर निकाल सकते हो। चीज़ें समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि आपको ये फार्मूला लगाने आ गया, कैसे आप किसी भी दो वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण का बल निकालोगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम में देखो दो चीज़ें हैं। पहला तो ये कि दो वस्तुओं के बीच बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती होता है। मतलब जितना अधिक दोनों का भार होगा उतना ज़्यादा बल लगेगा। समझिए इस चीज़ को। पहला, जैसे भी मैंने एक बॉल ए और दूसरा बॉल बी लिया था, तो एक का भार मैंने 10 kg, दूसरे का भार 5 kg लिया था। जितना ज़्यादा भारी होगा दोनों बॉल, ठीक है, उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा। यही कारण है ना कि पृथ्वी ज़्यादा भारी है तो बहुत अच्छे से खींचती है चंद्रमा को अपनी ओर। तो ये आपको समझ में आया, m1 m2 के प्रोपोर्शनल है, मतलब भैया जितना ज़्यादा बल होगा उसके गुणनफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती हो गया। दूसरा, दो वस्तुओं के बीच बल उनके बीच दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। मतलब कि जितना दूरी होगा दोनों के बीच, जितना कम दूरी होगा उतना बेटर होगा। जितना ज़्यादा दूरी बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपके उसके साथ के साथ क्या बढ़ जाएगा, तो आपका बल घट जाएगा गुरुत्वाकर्षण का। तो दूरी पे भी निर्भर करता है। और समीकरण 1 और समीकरण 2 के संयुक्त करने पे हम लोग को क्या मिलता है? एक इक्वेशन जो है F बराबर G m1 m2/r का स्क्वायर। r को d भी लिखते हैं हम लोग, d से दर्शाओ तो d ही लिखते हैं, d का स्क्वायर। चीज़ क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये चीज़ें समझने वाली थी हमारे पास। ओके, इसके आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, वरना एक ही दिन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। और आपको बस ये वैल्यू यहाँ पे याद रख लेना है जो मैंने यहाँ लिख रखा है कि जी यहाँ पे क्या है। तो जी यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक है। इसका मान किसी भी दो वस्तुओं के लिए हर चीज़, मतलब ये बड़ा वाले जी का मान ये फिक्स होता है, ये कभी बदलता नहीं है। ये सब जगह फिक्स होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और जी को सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका MCQ एग्ज़ाम है तो आपको ये पूछेगा। और इसका मान अभी आपको पता होना चाहिए। इसका मान मध्यवर्ती माध्यम, प्रकृति या तापमान किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। इसका मान सब जगह बराबर होता है बच्चों।
तो आपको आज का टॉपिक इतना क्लियर हुआ। आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, 20 मिनट बिल्कुल हो चुका है हमारा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, फिर से हम लोग कोशिश करेंगे समझने की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।